चलिए तो हाई रे महंगाई, इस महंगाई का आपके निवेश पर, आपकी पॉकेट पर किस तरह से असर पड़ेगा, आप थोड़ा सा इसका आकलन कर लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी अय्यर, सीईओ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लिमिटेड हमारे साथ जुड़ गई हैं। लक्ष्मी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हमें विस्तार से आकलन करना होगा जो महंगाई के आज आंकड़े आए हैं। पिछली दफ़े जब आपसे बात हुई थी तो हमने कहा था कि काफ़ी कुछ डेटा डिपेंडेंट होगा, डेटा ड्रिवन होगा, और वैसे तो उम्मीद थी कि 6 या 6 के नीचे ही हम महंगाई के आंकड़े को आता हुआ देखेंगे। लेकिन देखिए, खाद्य दर जो बढ़ी है, खाने पीने की जो महंगाई बढ़ी है, उसके चलते हमने देखा कि 6.5%, जो कि आरबीआई के कंफर्ट जोन के भी बाहर है। लक्ष्मी, यहाँ पर यह आंकड़ा पहुँचता हुआ आप कैसे देखती हैं? कितनी बड़ी चिंता की बात है आपके मुताबिक? देखिए, मार्केट के हिसाब से अगर आप इस नंबर को तुलना करें तो डेफिनेटली ये नंबर मार्केट की उम्मीद से काफी बाहर है। जैसे आपने नोटिस किया, जो कंसेंसस व्यू उमड़ के आ रहा था वो तकरीबन 6% या 5.90 के आसपास आ रहा था। इसमें एक और चीज जो अपने को देखनी जरूरी है, पिछली बार हमने कहा था कि जो सब्जियों के दाम थे उसकी वजह से महंगाई काफी हद तक बढ़ रही है। यहाँ पे अगर आप डेटा को देखोगे तो 12 खाद्य पदार्थ है, उसमें से तकरीबन 6 खाद्य पदार्थ के जो इन्फ्लेशन है या महंगाई है वो 6% के ऊपर है। तो इससे तो डेफिनेटली मार्केट को खुशी नहीं होगी। हमें ये लगता है कि कल जो मार्केट की ओपनिंग में एक गैप अप जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग रहेगा। 10 साल का जो बेंचमार्क बॉन्ड है आज 7.36 के आसपास बंद हुआ था, तो शायद 4 या 5 बेसिस पॉइंट की मायूसी हो सकती है कल। और इससे ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आरबीआई ने जो एक्सप्लिसिट या इम्प्लाइड पॉज नहीं दिया पिछले पॉलिसी में जो अभी हाल ही में पेश हुआ था, शायद यही एक दूसरा कारण हो सकता है कि उन्होंने शायद इन्फ्लेशन की जो स्टिकीनेस है उसको नजरअंदाज नहीं करा है। तो ये सारी जो चीजें हैं थोड़ी बहुत मार्केट के लिए चिंताजनक विषय होगी। हालांकि मेजर तो सेल ऑफ नहीं लग रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट यील्ड लेवल्स थोड़ा डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लक्ष्मी, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक तरह से आरबीआई ने अच्छा ही कदम उठाया। उन्होंने ब्याज दरें बढ़ने पर पॉज बटन नहीं दबाया। मार्केट भी हम देखेंगे कल रिएक्ट करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा बॉन्ड बाजार में अब इसका रिएक्शन समझना है आपसे। आपको लगता है कि ये पहले से ही एंटिसिपेटेड था? जो हम देख रहे थे कि पीक आउट हो रही थी यील्ड्स, अब कहीं ना कहीं उसमें और आगे बढ़ने की गुंजाइश अब इन आंकड़ों के बाद आपको लगता है आती हुई दिखाई दे रही है? आरबीआई की पॉलिसी के बाद ऑलरेडी मार्केट में एक तरह की मायूसी दिखाई दे रही थी, तो वहां पे तकरीबन 6 से 7-8 बेसिस पॉइंट की यील्ड की बढ़ोतरी हमको उसी दिन देखने को मिली थी। और उसके बाद भी मार्केट का माहौल थोड़ा डेटा डिपेंडेंट था, और दो तरीके के डेटा के लिए मार्केट इंतजार कर रहा है। एक तो जो आज हमने हमारे देश में देखा, जो इंडिया की जो महंगाई के आंकड़े हैं, और कल जो आएगा वो जो यूएस कई जो महंगाई के आंकड़े, ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी है हमारे यहाँ पे। तो डेफिनेटली हमें लगता है कि बॉन्ड डील्स हल्का सा और इंच अप करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिसी के बाद मार्केट में भी एक स्प्लिट वोट सा चल रहा था कि शायद आरबीआई पॉज करेगी अप्रैल में, और एक जो स्कूल ऑफ थॉट है कि एक और 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज की तारीख में इन आंकड़ों के बाद भी मेरे हिसाब से वो जो डिलेमा है वो अभी भी ओपन है, क्योंकि और एक शायद डेटा पॉइंट देखना पड़ेगा इसको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में रखने के लिए कि ये क्या ट्रेंड है या फिर एक वन ऑफ एस्टिमेट है। तो डेफिनेटली मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ती रहेगी। लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि आर वी नियरिंग द पीक ऑफ रेट हाइक? द आंसर इज यस। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आपने इससे पहले कहा कि काफ़ी कुछ डेटा डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन थोड़ी सी आम आदमी की बात करते हैं। एक तरफ उनको बढ़ती महंगाई परेशान कर रही है लक्ष्मी, और दूसरा उनकी जो बढ़ती हुई ईएमआई है वो परेशान कर रही है। चर्चा में कई बार हमने इसका जिक्र भी किया है कि अब तो बैंक्स जो हैं, अगर मैं लोन की बात करूं ख़ास तौर से, उसका टेन्योर भी नहीं बढ़ा रहे हैं।
तो ये एक काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है अगर हम एक आम आदमी के नज़रिए से समझें तो। आपने कहा कि पीक आउट होते हुए दिखाई दे रही हैं ब्याज दरें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है लक्ष्मी, और अगर हम पेस बढ़ाने के ही मोमेंटम को बरकरार रखते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के ही पेस को बरकरार रखते हैं, भले ही उसको थोड़ा सा धीमा कर दे, तो अगर एक कैलकुलेटेड निर्णय लेना हो आरबीआई को इस तरह की बढ़त को देखने के बाद, तो कितनी मिनिमम से मिनिमम कितनी ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं? देखिए, अगर इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले हमको यूएस का डेटा देखना चाहिए। यूएस में ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद जो उनकी जो फेड फंड्स रेट है 5.5 तकरीबन 5.25 के आसपास पीक आउट कर जा सकती है। तो उन कंडीशंस में, उन हालात में हमारे देश में आज की तारीख में हम ऑलरेडी 6.5% पे है ओवरनाइट, जो कि हम रिपो रेट को हम बोलते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर 5.25 के आंकड़े अगर ठीक है, क्रेडिबल है, तो हमें लगता है कि तकरीबन और 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक यानी 6.75 के आसपास हमारे यहाँ पे एक स्थिरता आ सकती है। देखिए, आरबीआई को ग्रोथ और महंगाई दोनों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इन्फ्लेशन या जो महंगाई के आंकड़े हैं इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर ठीक उसी ब्रेथ में हम जो ग्रोथ के आंकड़े हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए एक 25 बेसिस पॉइंट के बाद भी शायद थम जाए तो ठीक है। इसके ऊपर का माहौल हमको आज की तारीख में नहीं दिखता, बट डेफिनेटली आपने जैसे नोटिस किया, आम आदमी के लिए जैसे ब्याज दरें बढ़ रही है, उनकी जो ईएमआईज की अमाउंट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ जो बैंक की एफडी की रेट है और मार्केट्स के रेट है, जो जहां पे आप निवेश कर रहे हो वहां पे वो दाम भी डेफिनेटली बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसी पर आना चाहती थी और ये शायद इस चर्चा का आखिरी सवाल भी है, क्योंकि इस शो का मकसद ही यही है कि हम निवेशकों को और दर्शकों को ये बताएं कि किस तरह से बढ़ती महंगाई में भी आपके पास महंगाई को मात देने वाली कमाई का विकल्प है। और आपने सही कहा कि यहाँ पर बढ़ती ब्याज दरों का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, एक तरफ तो आपकी ईएमआई बढ़ रही है, लेकिन साथ ही कमाई करने के विकल्प भी आपके पास अब ज़्यादा उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं फिक्स्ड इनकम में। तो लक्ष्मी, एक तरफ तो दर्द है ईएमआई बढ़ने का, महंगाई की मार का, दूसरी तरफ यहाँ पर एक कंफर्टिंग फैक्टर है कि आपके पास कमाई करने के फिक्स्ड इनकम में विकल्प मौजूद हैं। कहाँ जाकर बेहतर से बेहतर रेट लॉक इन करें? डेट म्यूचुअल फंड में कौन से विकल्प होंगे? शॉर्ट टू मीडियम टर्म के विकल्प आप क्या रिकमेंड करेंगी, या आपको लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी जाया जा सकता है? फिक्स डिपॉजिट भी देखिए, कुछ बैंक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए आपको बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स दे रहे हैं, क्या उनका चुनाव करना चाहिए? अब कहीं एक राहत का फैक्टर बस यही है, कैसे इसमें से बेस्ट विकल्प अपने लिए चुने लक्ष्मी? बिल्कुल सही बात है, और ये सबकी दर्द की जो परिभाषा अलग है डेफिनेटली। पर एक चीज ये है कि हम देख सकते हैं कि जब फिक्स इनकम में जब आप निवेश करोगे तो वो आपको तुरंत इन्फ्लेशन या जो महंगाई को मात नहीं दे सकता, क्योंकि ये ओवर टाइम जो है आपको जो कैपिटल गेन्स की जो पोटेंशियल होती है, वहीं से जब इंटरेस्ट रेट में कटौती दिखाई देती है तब जाके ये इन्फ्लेशन को मात दे सकती है। तो ऐसे माहौल में हमारा ये मानना है कि दो विकल्प है। एक तो आप डायनामिक बॉन्ड फंड्स, जहां पे जैसे जैसे हमको अंदाजा लगे कि ब्याज दरें पीक आउट हो रही है, ये फंड्स जो है अपना ड्यूरेशन बढ़ा देती है, तो जो इंटरेस्ट रेट के घटने की जो उम्मीद है 1-1.5 साल के आसपास, तब आपको उसका फायदा हो सकता है। तो एक वो रास्ता आप चुन सकते हो। लेकिन अगर आप वो इन्वेस्टरों में हो, वो आप वैसे निवेशक हो जो आपको स्थिरता ज्यादा आपको प्रिय है, तो आप टारगेट मैच्योरिटी फंड, जहां पे आप आज पैसा लगा सकते हो अगले 7-8-9 साल के हिसाब से, और आपको अंदाजा लगेगा कि आज की तारीख के जो ब्याज दरें हैं उसके हिसाब से आपको कितना रिटर्न छूट सकता है। तो ये दो विकल्प अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड मीडियम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से आपको चुनना चाहिए। एक और कैटेगरी जिससे मैं बहुत ही प्रेरित हूं आज के बाजार में, वो है बैलेंस एडवांटेज और एक इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी, जहां पे आपके पास फिक्स्ड इनकम और इक्विटी यानी शेयर बाजार दोनों का एक बैलेंस जो संतुलन है आपके पोर्टफोलियो में, जो कि मेरे हिसाब से आज के बाजार के हिसाब से काफी अच्छी रणनीति रहेगी। और जो इन्फ्लेशन को मात देने वाली बात होती है वो हमारे हिसाब से केवल शेयर बाजार यानी इक्विटी
दोनों का मिक्सचर करने से, जिसको हम हाइब्रिड कैटेगरी बोलते हैं, वहां से हो सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये रणनीति होनी चाहिए अगर फिक्स्ड इनकम में आपको बढ़ती ब्याज दरों का फ़ायदा उठाना है। और वक्त एक बार फिर से दर्शकों निवेशकों के लिए है कि अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, अपने खर्चों को एक बार बैठकर फिर से गिने और एक अपने लिए रणनीति बनाए महंगाई को मात देने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ लक्ष्मी, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से दर्शकों को समझाइश दी।